जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं, वो भी माइंड मैप के थ्रू, जिससे कि आपको फटाफट याद हो जाए। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है, तो वहां से आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मयूर मोगरे आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है एंड फॉलो करना है। तो आज हम यहाँ पर 26 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है ये बताना है। तो आपको करना क्या है, अभी वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले तो हम द हिंदू जो है उस पर नजर डालते हैं और द हिंदू के एडिटोरियल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 6 पेज देखते हैं, देखिए क्या है कि काफी लोग कमेंट करते हैं कि हमारे इसमें, आपके इसमें 6 पेज पर ये एडिटोरियल है, हमारे इस पर 8 पेज पर है। तो देखिए क्या होता है, अलग अलग एडिशंस होते हैं, है ना। दिल्ली होता है, मुंबई होता है, नागपुर होता है, देन अलग अलग हमें एडिशंस देखने को मिलते हैं, अहमदाबाद। तो क्या होता है कि अलग अलग इसमें वो अलग अलग पेज पर एडिटोरियल जो है दे देते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जो एडिटोरियल है उसमें भी डिले होता है, मतलब कोई कोई एडिशन में जो एडिटोरियल्स आ जाए हैं, हो सकता है किसी और के एडिशन में वो कल आए। तो इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी पेज पर रहो, कुछ भी रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एडिटोरियल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम 6 पेज देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है वायरल लोड, मतलब अगेन वही जो मतलब वायरस है उसी के रिगार्डिंग है। तो वायरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है। अब आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती है तब तक फालतू के वीडियोस जो है वो देखना बंद कर दो। देन यहाँ पर ग्रीन पार्टनरशिप जो है वो हमें देखने को मिल रही है, अगेन वही है जो मतलब यूएसए है एंड इंडिया है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर इमिशन जो है उसको रोक सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एंडेवर लीडरशिप एंड द स्टोरी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर बेसिकली बांग्लादेश जो है उसके बारे में बात की जा रही है। बांग्लादेश 1971 में आज़ादी उसको मिलती है, उसमें इंडिया जो है उसका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, खासकर इंदिरा गांधी जो है वो उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें जो है वो की जा रही है। देखिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ जो मतलब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर है उस पर। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं रोड अहेड ऑफ इंडियाज ऑगमेंटेड वैक्सीनेशन ड्राइव, तो अगेन यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो उसी के बारे में बात की जा रही है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, तो इसमें हमें कौन कौन से एडिटोरियल देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वो है जुडिशियल फेडरलिज्म। अब तक हमने यहाँ पर हमारे इंडिया का फेडरलिज्म देखा हुआ है, जहाँ पर सेंटर एंड स्टेट साथ में मिलकर काम करते हैं, स्टेट स्टेट साथ में मिलकर काम करते हैं, है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने सुनी है, लेकिन जुडिशियल फेडरलिज्म जो है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर इसका क्यों कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर इस एडिटोरियल की तो समझने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर जो प्रिपेयरिंग टू फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल, ये वाला एडिटोरियल एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इसराइल जो है वांट इन सीरिया, क्या उसको चाहिए इसराइल को, तो ये वाला एडिटोरियल जो है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर जो इस तरीके के ये होते हैं, ये भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो इंडियन एक्सप्रेस का जो पेज है 8 पेज, हो सकता है आपके 6 पेज पर हो सकता है आपके 10th पेज पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 8 पेज पर अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लिसेट इन दी जिनोसाइड। अब देखिए जिनोसाइड यहाँ पर म्यांमार जो है उसके बारे में बात की जा रही है, म्यांमार रोहिंग्या, रोहिंग्या इशू के बारे में बात हो रही है, जो मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। इससे मैं बोलता हूँ कि हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि कोई चीज़ अगर मैं पर्टिकुलरली ले रहा हूँ, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंटिन्यूसली पेपर में लेते रहते हैं। तो एक बार अगर हमने वो ले ली, उसमें कोई नई चीज़ अगर ऐड नहीं हो रही है तो उसको फिर से देखने में कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जितनी भी हमारे एडिटोरियल्स होते हैं, जितनी भी हमारे वीडियोस होते हैं, उसको आप प्रॉपरली देखिए, ठीक है। भले ही यहाँ पर न्यूज़पेपर बासा हो जाए कि आज का न्यूज़पेपर जो है वो कल नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आज की न्यूज़ जो है वो कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ही रहेगी, जब तक आप एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर लेते हैं। इसलिए अगर आप पुराना भी एनालिसिस देख रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़रूर देखिए। देन यहाँ पर ये जो है रोहिंग्या, इसलिए हम ये नहीं देखने वाले हैं, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहाँ पर क्या गलत हुआ है इसके बारे में बात की जा रही है, 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर सेंटर का सेकंड स्टॉट इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट ऑफ डिस्ट्रस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर उसके बारे में यहाँ पर हो रही है बात। क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको यहाँ पर निकाल दिया गया है, उनको डिसमिस कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 311 जो है उसके तहत हमें यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आर्टिकल 111 अगर और स्पेसिफिकली देखें तो सब क्लॉज 2, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर निकालना है तो उसके तहत उसको सही ढंग से मतलब इजाज़त देनी पड़ती है कि आप भी आपके काउंटर में कुछ कहना चाहो तो कहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें
उसी के बारे में पूरी बातें जो है वो चल रही। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, तो उसमें हमें देखने को मिलता है लाइवलीहुड कैन सेव लाइव्स। अब यहाँ पर लाइवलीहुड्स कैन सेव लाइव्स, इसमें बात की जा रही है माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, जो एक साल से चलता आ रहा है। माइग्रेंट वर्कर जो फर्स्ट वेव में निकले थे, उसमें से कुछ लोग जो है उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एग्रीकल्चर जो उसमें चले गए, कुछ लोग जो है वो एग्रीकल्चर लेबर बन गए, कुछ लोग जो है वो मनरेगा में चले गए। मनरेगा में काफ़ी कम लोग गए, वहाँ पर मनरेगा जो है वो अनसक्सेसफुल हमें देखने को मिलता है। बस यही कुछ नई चीज़ है, बाकी कुछ भी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिफेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इन डिफेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, देखिए कुछ टाइम पहले जो मोदी जी उन्होंने कहा था कि ये पूरा देश जो है वो ब्यूरोक्रेट चलाएंगे क्या, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ब्यूरोक्रेसी के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो तो एक खतरे की घंटी भी है कि हो सकता है कि और ज़्यादा जो पावर है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर ये लोग क्या देश चलाएंगे क्या, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। मतलब यही लोग ये करेंगे क्या, यही लोग वो करेंगे क्या, यही लोग ये करेंगे क्या, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है यहाँ पर उसी के डिफेंस में यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी जो है उसी के तहत यहाँ पर सारी चीज़ें होती है, ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की जा रही है। अगर हम एक ही वीडियो में पूरा सिविल सर्विसेज जो है उसको देख लेते हैं तो वो ज़्यादा इंपैक्टफुल रहता है रैदर देन स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स। देन यहाँ पर सेकेंड वेव इज द वेकअप कॉल। यहाँ पर सेकेंड वेव जो हमारे लिए वेकअप कॉल है, हमारे लिए ये लड़ना चाहिए, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसमें और ज़्यादा निवेश करना चाहिए, ये तो हमें पता ही है ना। देन उसके बाद एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या चेंज हुआ है सेकेंड वेव में। सेकेंड वेव जो आई है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें हमें चेंज देखने को मिलती है। जैसे कि यूके का स्ट्रेन अगर हम देखें उसमें ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, ज़्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है। दूसरा है इतना फेटल नहीं है ना। तीसरा चीज़, मतलब पहले अगर आप देखोगे तो 5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, अभी 1% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। देन थर्ड अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एयरबॉर्न ये हमें देखने को मिल रहा है ना। मतलब एयरबॉर्न के थ्रू भी यहाँ पर फैल रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, आउटडोर तो परेशानियां थी ही जब हम लोगों में है, लेकिन इनडोर भी है क्योंकि अब ये फैल सकता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल रही है, ये सारे चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है कि भूटान वैक्सीनेशन जो है कैसे इसने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का आउटपेस्ट किया है और कैसे इतना बड़ा ड्राइव जो है उसने लेकर आया है। तो इसको हम देखेंगे। देन यहाँ पर कंसर्न इन इंडिया एंड ब्राज़ील, अनयूज्ड वैक्सीन स्टॉकपाइल इन द यूएस। तो यहाँ पर यूएसए जो है वो अभी रिसेंट, मतलब जो न्यूज़ है वो ये है कि यूएसए जो है वो देने वाला है हमें रॉ मटेरियल्स वैक्सीनेशन बनाने के लिए। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आइए यहाँ पर एक एक करके हमारे एडिटोरियल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो केस फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म। अभी देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये है कि अप्रैल 22 को सुप्रीम कोर्ट जो उसने यहाँ पर सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, जहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विस ड्यूरिंग पेंडेमिक ये उन्होंने यहाँ पर इशू किया। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, उन्होंने जो केस है यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया है खुद के पास भी कि हाँ अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट में जितने भी केसेस चल रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज, मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीएल हमें देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन की काफ़ी समस्याएं हो रही है। और मेन बात क्या है, हमारे देश में ऑक्सीजन जो है ना उसका प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो डिमांड चल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो गया है। समस्या ये है कि जो मेजर राज्य है जैसे कि दिल्ली है वहाँ पर प्रोडक्शन होता ही नहीं है। मतलब आप सोचो अब तक इतना टाइम बीत गया है, इतना यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन जो उसके प्रोडक्शन का कुछ नहीं किया गया। जबकि सेकेंड वेव है, फर्स्ट वेव ऑलरेडी आ चुकी थी, एक साल हमारे पास समय था, एक साल में हमें पता था कि यार ऑक्सीजन जो है उसकी डिमांड बढ़नी है, ऑक्सीजन जो है वो हमें लग सकता है, फिर भी कोई वहाँ पर प्रोडक्शन की चीज़ जो है वो नहीं की गई। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन ना रहने की वजह से दूसरी जगहों से यहाँ पर मंगाना पड़ता है। अब जब मंगाना पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन जो उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। मतलब पहले समझ लीजिए 1 हफ्ता लग रहा था, तो अब यहाँ पर 2 हफ्ते लग रहे हैं। उसमें भी क्या हो रहा है, दिल्ली की तरफ से बोला जा रहा है कि कई सारी जो जगह हैं वहाँ पर हमारे जो मतलब ऑक्सीजन आ रहा है उसको अड़ाया जा रहा है। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जो हमारे देश में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जुडिशियरी सिस्टम इन इंडिया, हमारे इंडिया में अगर हम जुडिशियरी सिस्टम देखते हैं तो किस तरीके के हैं। हमारे यहाँ पर जुडिशियरी सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, उससे भी नीचे है लेकिन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हम मानते हैं। देन हाई कोर्ट हमें देखने को मिलता है, देन सुप्रीम कोर्ट हमें देखने को मिलता है। और ये अगर हम देखते हैं तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे? हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर है एंड हमारे यहाँ पर जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग, है ना, लॉ मेकिंग।
एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इम्प्लीमेंटेशन एंड जुडिशरी का काम है ये संवैधानिक है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाए हैं या नहीं। बराबर है, मतलब इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस हमारे यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर अगर हम बोले तो स्ट्रिक्ट वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर आ जाता है जहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो जुडिशरी है वो कभी कभी लेजिस्लेचर के इसमें घुस के कोई लॉज बना लेती है ना। जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने ऑर्डिनेंस के तहत यहाँ पर लॉज जो है वो बना लेता है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर आप देखें सेपरेशन ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड किस तरीके से है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर आप केस हारते हो तो आप हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में अगर आप केस हारते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हो। तो मतलब इंटीग्रेटेड है, एक जगह हारे दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह हारे तीसरी जगह जाओगे, तीसरी जगह भी अगर हार जाते हो तो फिर उसके लिए कोई हमारे पास सहूलत नहीं दी गई है। तो ये हमें यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके की हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट में प्लीज कई सारी दाखिल की गई। अब क्यों की गई, किस तरीके से की गई, देखिए कोविड-19 की वजह से काफ़ी हेल्थ इमरजेंसी जो है वो हमें देखने को मिल रही है ना। अब हाई कोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर प्लीज कंसिडर कर रहे हैं वेरियस हॉस्पिटल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। जैसे कि दिल्ली अगर हम देखते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एडिक्वेट मेजर जो है वो यहाँ पर इंश्योर करे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत बुरी अवस्था हमें देखने को मिल रही है। कई जगहों पर फोन आते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ 2 घंटे की बची है, 3 घंटे की बची है, 5 घंटे की बची है। वैसे सिनारियो में हम क्या करें। गुजरात जो है हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्टिंग जो है वो करो, प्रोक्योरमेंट जो ऑक्सीजन का वो करो। बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे जो बेंच यहाँ पर हमें इसमें देखने को मिलती है नागपुर में, उन्होंने यहाँ पर नाइट सीटिंग जो है वो की और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो यहाँ पर किया जाए उसके लिए यहाँ पर इशू किया गया। तो ये हमें हाई कोर्ट्स के द्वारा चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आता है जब केस जो है वो ट्रांसफर की गई। केस ट्रांसफर कहाँ की गई, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने यहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि एक नेशनल प्लान जो है वो यहाँ पर बताया जाए, प्रेजेंट किया जाए कि कैसे आप यहाँ पर जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही है उसका निवारण आप कैसे करोगे, क्या करोगे जिससे कि जो भी हेल्थ इश्यूज है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस टू दी सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो केसेस यहाँ पर हमें हाई कोर्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, गुजरात बोलिए बॉम्बे बोलिए, हाई कोर्ट्स में यहाँ पर जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं ट्रांसफर टू दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम चीजें जो है वही हमें देखने को मिल रही है जो हाई कोर्ट में थी वही सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ यहाँ पर ट्रांसफर किए। अब सवाल ये भी आता है कि क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है केस ट्रांसफर कर सकता है। मतलब हमने अब तक इंटीग्रेटेड के मामले में ये देखा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट में अगर आप केस हारते हो या कोई और केस हारता है देन ही कैन और शी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है खुद होकर जो हाई कोर्ट में केस है उसको अपने पास ट्रांसफर ले सकता है कि नहीं, तुम मत देखो, हम यहाँ पर केस जो है उसको देखेंगे, हम यहाँ पर इस केस का निवारण जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें एक संविधानिक आर्टिकल भी देखने को मिलता है। क्या है आर्टिकल है 139A। इसके तहत क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास ये पावर है कि वो केस को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम हाई कोर्ट टू इटसेल्फ, हाई कोर्ट से खुद के तरफ। लेकिन कब, अगर केस जो है वो इन्वॉल्व है सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है अगर वो इन्वॉल्व है तो वो हाई कोर्ट से खुद की तरफ केस जो है ट्रांसफर कर सकता है एज पर आर्टिकल 139A। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म आता है, क्योंकि क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सेंटर को कह रहा है कि तुम ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो मेंटेन रखो, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो सही ढंग से रहना चाहिए, हमें यहाँ पर नेशनल प्लान जो है वो प्रोवाइड करो, हम यहाँ पर गाइडलाइन जो है वो इशू करेंगे कैसे कैसे क्या होना चाहिए, कैसे कैसे क्या होना चाहिए। मतलब बेसिकली जो लेजिस्लेचर ने करना है, जो लेजिस्लेचर ने करना है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जुडिशरी कर रहा है। तो यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, तो ये जुडिशियरी का एक्टिव रोल, तो एक्टिव रोल बाय द कोर्ट टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एथिक्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि एक केस हमें देखने को मिल रहा था काफ़ी पहले, जहाँ पर एक महिला जो है उनके ऊपर कुछ हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर, एंड देन वो महिला जो है वो कोर्ट में जाती है। अब जब कोर्ट में जाती है तो पता चलता है कि वर्क प्लेस पर अगर वुमेन को हरास किया जाता है तो फिर उसके लिए हमारे यहाँ पर कोई कानून है ही नहीं। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर मतलब लेजिस्लेचर ने कोई कानून जो है वो बनाया ही नहीं है। तो ऐसे समय पर जो हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसमें जुडिशरी वो महिला को ये बोल सकता था कि जाओ पहले उस
कि साइन लेकर आओ जिसने अभी तक इस पर कानून नहीं बनाया है। मतलब लेजिस्लेचर के पास जाओ, पार्लियामेंट के चक्कर काटो, वहां पर उनको पहले पहले कानून बनाए, फिर वो कानून जो है उसके दायरे में रहकर हम आपको जो न्याय है वो देंगे। ऐसा यहाँ पर जुडिशरी बोल सकती थी। लेकिन जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने गाइडलाइंस निकाली जहां पर उन्होंने वहीं के वहीं बताया कि ऐसे अगर कोई भी अत्याचार होता है, अगर कोई भी वर्क प्लेस पर हरासमेंट होता है तो उसे यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। तो मतलब अब यहाँ पर जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने यहाँ पर लेजिस्लेचर का काम किया, क्योंकि लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है, लेकिन जुडिशरी ने लेजिस्लेचर का काम किया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या कहेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म। और यही है एक्टिव रोल जो कोर्ट के द्वारा प्ले किया जाता है। तो ये अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा केस आया है जिसके ऊपर हमारे पास कोई लॉ है ही नहीं, उस पर जुडिशरी के हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, न्याय नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पर जो सिविक डिलेमास होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमें देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका प्रोज क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या है। तो फायदे हमें देखने को मिलते हैं, एक तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस हमें देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं सारी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जो एडिटोरियल में नहीं है। देन यहाँ पर जजेस प्रोवाइड जजेस टू यूज देयर पर्सनल विजडम। अगर लॉ जो है वो फेल हो जाता है, अगर लॉ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जजेस को पर्सनल विजडम देता है कि वो यहाँ पर अपना पर्सनल विजडम यूज करके जो न्याय है वो दे सके। यहाँ पर इश्यूज जो है उसके लिए इंसाइट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। स्पीडी सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है जहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो रुक चुका है, लेजिस्लेचर अगर नहीं है तो वहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म के कई हमें देखने को मिलते हैं। मतलब 500 मीटर पर दारू की ये जो दुकान जो है वो नहीं रहनी चाहिए, है ना, कई सारे नेशनल एंथम के टाइम पर खड़े रहना चाहिए, कई सारे हमें जो एक्टिविज्म के केसेस है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इसके कॉन्स क्या क्या है, कॉन्स हमें देखने को मिलते हैं कि ये सबसे पहला कॉन तो देखिए क्या है। सबसे पहला कॉन तो ये है कि लॉ बनाने का काम किसका है, लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर है लोगों के द्वारा स्थापित की गई सरकार, बराबर है, लोगों के द्वारा स्थापित की गई सरकार। मतलब लोग जो है, पीपल जो है इंडिया के, उनके द्वारा यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भेजे गए हैं। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए जो कानून है वो बनाते हैं, बराबर है। तो अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। इस चीज को हम कहते हैं डेमोक्रेसी, जो किसमें दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दी गई है। अब यहाँ पर समझ लीजिए जो जजेस है, जजेस अगर कानून बनाते हैं तो जजेस यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड है क्या लोगों के द्वारा, जी नहीं, यहाँ पर ये लोग इलेक्टेड नहीं है। तो इसलिए अगर ये कानून बनाते हैं तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है उसका खतरा यहाँ पर रहता है। एंड डेमोक्रेसी का खतरा मतलब हमारे संविधान में डेमोक्रेसी के बारे में लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का ही खतरा। तो मतलब बेसिकली जुडिशरी का काम है संविधान को बचाना, लेकिन वो अगर जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादा कर लेती है, उसको हम जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर हमारे संविधान को ही डाइल्यूट कर रही है ना। ये सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है। मतलब बेसिकली आप कॉन्स में देखोगे तो ओवरराइड द एग्जिस्टिंग लॉज, जो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में बोला गया कि लेजिस्लेचर लॉज बनाएगा, है ना, उसको ये वायलेट करता है। यहाँ पर इन्फ्लुएंस है पर्सनल और सेल्फिश मोटिव के साथ भी हो सकता है कि यहाँ पर जजेस को लगे कि यार ये होना चाहिए, वो बना दिया उसने कानून। देन रिपीटेड इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट्स, यहाँ पर फेथ जो है लोगों का हमारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन पर, उसको खारिज कर सकता है कि यार यहाँ पर तो कानून गवर्नमेंट बना ही रही है, यहाँ पर तो जज ये कोर्ट ही कानून बना रहा है ना। कोर्ट जो है फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को यहाँ पर लिमिट कर सकता है। तो ये कॉन्स जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर लिमिटेशन जो है जुडिशरी की लिमिटेशन यहाँ पर किस तरीके से आती है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में अगर हम जुडिशरी देखते हैं तो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स काफी लिमिटेड है जुडिशरी के। मतलब यहाँ पर कोर्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर ये जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है इनके हाथ में है कि जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हैं वो करें। डायरेक्टली यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर जो हमारे जजेस है उन्होंने सीधा जो हमारे बलून है उसमें जो ऑक्सीजन है वो भरा एंड देन दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर उनके पास है, जिससे कि वो सोशल राइट्स इश्यूज जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें कुछ लिमिटेशन जो है जुडिशरी के देखने को मिलते हैं। अब जुडिशरी जो है वो क्या कर सकती है, देखिए यहाँ पर जुडिशरी अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर टफ क्वेश्चंस पूछ सकती है कि तुमने क्यों नहीं किया, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहरा सकती है हेल्थ केयर एलोकेशन के ऊपर। हमें केस देखने को मिलता है परमानंद खतरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अंडरलाइन किया वैल्यू ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मतलब राइट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है पार्ट है फंडामेंटल राइट का। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकती है। अब यहाँ पर जो द हिंदू है उसकी स्पेशलिटी पर आते हैं, मतलब यहाँ पर क्रिटिसिज्म उसकी स्पेशलिटी है। तो क्रिटिसिज्म उसने क्या किया है, बेसिकली इसका बोलना क्या है, ये सारी बातें जो उसने द हिंदू के एडिटोरियल में बताई है, तो इसका बोलना क्या है, इसका बोलना यह है कि यहाँ पर जो केस ट्रांसफर हुआ है ना वैसा भी नहीं होना चाहिए।
है ना। बस इतनी सी इसको बात बोलनी थी कि केस जो है ट्रांसफर नहीं करना था यार सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब यहाँ पर यही है मतलब जुडिशियल फेडरलिज्म कि यहाँ पर हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट देख रहा है ना, उसको देखने दो, उसका मसला है। कोर्ट जो है यहाँ पर इनडिफरेंट एक्शन एंड इन एक्शन। मतलब यहाँ पर अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट बैन हुआ, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है उनको यहाँ पर डिटेन किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब यहाँ पर बढ़ चढ़कर यहाँ पर केसेस जो है अपने हाथ में ले रहा है। तो ऐसे यहाँ पर जो है क्रिटिसिज्म यहाँ पर किया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें अगर हम देखें 7th शेड्यूल का जो है वो भी हवाला दिया गया है। 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल जो है वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। और स्टेट लिस्ट मतलब यहाँ पर क्या है, जो राज्य सरकारें हैं उनके हाथ में यहाँ पर पूरी पावर है, बराबर है। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर डील कर रहे हैं स्पेसिफिक चैलेंजेस के साथ, तो उनके पास यहाँ पर रहना चाहिए। इंटरफेरेंस जो टॉप कोर्ट का वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है सिंपली स्टे अवे, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इस पर कि इजराइल को सीरिया से क्या चाहिए। इजराइल को सीरिया से क्या चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि सीरियन मिसाइल जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक हुई है, ठीक है। और उसने यहाँ पर जो इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको यहाँ पर क्या किया है, ट्रिगर कर दिया है। मतलब बेसिकली सीरिया एंड इसराइल दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पर घमासान होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो जो ईरान का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है सीरिया में, उसको यहाँ पर इसराइल जो है वो कंट्रोल करना चाहता। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये है कहाँ पर। तो ये मैप हम देखते हैं, मैप में आप देखोगे ये सीरिया, ये हमें यहाँ पर इसराइल जो है वो देखने को मिलता है। अब थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसराइल यहाँ पर है ना, यहाँ पर जेरूसलम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर डमास्कस है, ठीक है, यहाँ पर सीरिया है। और यहीं के आसपास हमें जो मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है वो देखने को मिली है। एंड देन यहाँ पर हमें ईरान जो है ये देखने को मिलता है। अब देखिए ईरान जो है ना उसका इन्फ्लुएंस हमें सीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए क्या एक जगह वो शिया सुन्नी वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाता है। अब इसराइल जो है वो नहीं चाहता है कि ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर सीरिया में आए। इस वजह से क्या होता है कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट जो उसमें रहते हैं। अब सिविल वॉर जो है वो हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पर सिविल वॉर जो है इसमें क्या होता है, रशिया जो है वो भी इंक्लूडेड। जैसा मैंने आपको कहा मिडिल ईस्ट जो है यहाँ पर जो वॉर चल रहा है सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में नहीं है। यहाँ पर जो चल रहा है ये चल रहा है वर्ल्ड वॉर। सभी जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर घुसी हुई है और इसलिए मिडिल ईस्ट आप देखोगे तो कभी पनप नहीं सकता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है पनपने ही नहीं देगी। यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा करती रहेगी एंड अपने जो आर्म्स एनिमेशन है वो यहाँ पर बेचती रहेगी, ठीक है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, कंट्रोल करती रहेगी। तो अब यहाँ पर हम आते हैं लंबी लड़ाई को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 10 ईयर्स सिंस आउटब्रेक ऑफ क्राइसिस इन सीरिया। देखिए जो भी क्राइसिस हमें देखने को मिले थे, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है बशर अल असद, यहाँ इसने सिविल वॉर जो है वो जीतते हुए हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि रशिया का साथ यहाँ पर उसको मिला था। मतलब 2015 की अगर हम बात करते हैं, बिफोर रशियन इंटरवेंशन, जो असद है उसने अपने काफ़ी सारे एरियाज जो है वो खो दिए थे, ठीक है, काफ़ी सारे एरियाज खो दिए थे। मतलब हिज ट्रूप्स नाउ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सीरिया, क्योंकि अब रशिया जो है उसका इंटरवेंशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इडलिब एंड कुर्दिश टेरिटरी जो है वो छोड़कर अब मोस्ट ऑफ द इलाका जो है हमें सीरिया के कंट्रोल में, मतलब असर के कंट्रोल में देखने को मिलता है। यहाँ पर कुर्दिश टेरिटरी एंड इडलिब क्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कुर्दिश टेरिटरी। ये वाला जो हमें मतलब इसमें टर्की भी आता है, इसमें सीरिया भी आता है, इराक भी आता है, ईरान का भी कुछ हिस्सा आता है ना। तो मतलब बेसिकली ये कुर्दिश जो एरिया है वो हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमें इडली प्रोविंस जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे टर्की है एंड ये जो इलाका है यहाँ पर सीरिया है, ये जो इलाका है हमें इडली प्रोविंस जो है ये देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कहाँ पर है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो सीरियन आर्मी जो है टर्न अराउंड द वॉर विद द हेल्प ऑफ रशिया, ईरान एंड सेवरल ईरान बैक्ड शिया मिलिशिया। तो यहाँ पर सीरिया ने पूरा जो वॉर है वही यहाँ पर बदल दिया। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो चेंजिंग टैक्टिक्स किस तरीके से हो रहा है। देखिए सीरिया क्राइसिस जो है 2011-12 मतलब कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलते रहता है। तो जब क्राइसिस हो रहे थे इसराइल जो उसने यहाँ पर बोला वेट एंड वॉच अप्रोच रखा। मतलब यहाँ पर बेसिकली ऐसा था कि यार देख लेंगे क्या करता है सीरिया, क्या करता है, क्या हो सकता है यहाँ पर। फिर होता ऐसा है कि वहाँ पर ईरान जो है वो अपने मिलिशियाज मिलिट्री एसेट जो है वो वहाँ पर सीरिया में डिप्लॉय कर देता है। फिर यहाँ पर इसराइल की सटक जाती है, वो बोलता आता माझी सटक ली भाऊ, आता बहुत झाला। मतलब यहाँ पर इसराइल जो है वो अपने टैक्टिक्स चेंज कर देता है। क्या करता है, यहाँ पर एंटी असद रेबल जो है उनको हेल्प करना शुरू कर देता है। कैसे? तो यहाँ पर कैश एंड मेडिकल एड जो है प्रोवाइड करके। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर जो लोग सरकार के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं उनको यहाँ पर फाइनेंशियल, मतलब जैसे इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारा कोर्स है MMA Academy ऐप पर, उसे मैंने आपको बताया ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म,
है ना, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन स्प्रेडिंग द एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, ये जो टॉपिक्स हमने देखे हैं यहाँ पे भी आप उसको इम्प्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो हर चीज़ जो हम देखते हैं उसको स्टैटिक पोर्शन से जब हम जोड़ना शुरू करेंगे तब हमारी पढ़ाई जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। मेन मोटिव यही होता है, मेन प्रॉब्लम यही होता है एस्पिरेंट्स का कि वो फाउंडेशन अपना स्ट्रांग नहीं करते हैं, जिससे कि उनको करंट इश्यूज जो है वो याद नहीं रहते हैं या फिर समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इससे जोड़ते रहा कीजिए हर चीज़ को, इंटरनल सिक्योरिटी बोलिए, जियोग्राफिकल फैक्टर्स बोलिए, सब कुछ, क्योंकि अगर हम जियोग्राफी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे लिए मैप इंपॉर्टेंट है। इसराइल ने यहाँ पर बॉम्बिंग स्टार्ट की इरानियन पोजीशन इनसाइड दी सीरिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 3 गोल्स, यहाँ पर बेसिकली इसराइल के 3 गोल्स क्या क्या है। 3 गोल्स है कि यहाँ पर ईरानियन सप्लाईज जो है उसको यहाँ पर डिसरप्ट कर दिया जाए। दूसरा है कि यहाँ पर मिलिशिया जो एडवांस हो रहे हैं यहाँ पर डी फैक्टो बॉर्डर की तरफ, उसको यहाँ पर रोक दिया जाए। एंड तीसरा है यहाँ पर कंटिन्यूसली उनको टारगेट करते रहे और ईरान की जो प्रेजेंस है सीरिया में उसको वीक करते रहे। ये इसराइल का हमें मेन 3 मकसद जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर हम रिसेंट अटैक्स देखते हैं तो रिसेंट अटैक्स में हमें देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें क्या। तो यहाँ पर लास्ट वीक एक एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो हमें देखने को मिली, जो यहाँ पर फायर की गई सिरानियन आर्मी के द्वारा, जो लैंड हुई नियर द इसराइल सीक्रेटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी। देन इन रिस्पॉन्स इसराइल जो है उसने भी यहाँ पर किया। तो मतलब बेसिकली ये जो मिसाइल्स है उसका यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो पहली चीज, 3 चीज यहाँ पर बताई जा रही है। पहली चीज अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम टेलीविजन पंडित्स टू चेस्ट थम्पिंग पॉलिटिशियंस, एवरीवन यहाँ पर फ्लैटनिंग कर्व के लिए बहुत ज़्यादा प्राइड जो है वो फील कर रहे थे कि यार हमने यहाँ पर कर दिखाया, हमने यहाँ पर कर दिखाया। क्या कर दिखाया हमने यहाँ पर, जो ये बोलते हैं हम, मतलब जो कर्व है उसको फ्लैटन यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरल चेंज जो है वो भी, उसमें भी लिथार्जी हमें देखने को मिली। मतलब यहाँ पर मास्क जो है वो लोगों ने पहनना बंद कर दिया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बंद कर दिया, सब कुछ यहाँ पर प्रीवियसली नॉर्मल जैसा हो गया। और लोगों को ऐसा लगा कि अभी अगर हम वैक्सीन नहीं भी लेते तो चलेगा, बाद में ले लेंगे, क्योंकि अभी कोविड तो जा ही रहा है तो क्यों हम लेना। तो वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो भी हमें देखने को मिली। देन उसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ये वो है यूफोरिया ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म। मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जितनी वैक्सीन हमने बनाई, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट की। और यहाँ पर उस टाइम पर तो बोला जाता है इंडिया का राइजिंग सॉफ्ट पावर है कि इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से वैक्सीन शॉर्टेज जो है वो हो गई। मतलब हमारा घड़े से हम पानी जो है भर भर के दूसरों को दे रहे थे, पता ही नहीं चला कब हमारा घड़ा जो है वो खाली हो गया। तो इस तरह की चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ सेंट्रलिटी ऑफ मास्क वेयरिंग जो है वो यहाँ पर कभी कन्वे नहीं किया गया क्लियरली, और उसको कभी एडॉप्ट जो है वो भी सही ढंग से नहीं करवाया गया, इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं करवाया गया। देन तीसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है पैंडेमिक जो है उसने यहाँ पर जो सेंट्रलिटी है ऑफ द स्टेट, जो यहाँ पर एंटायर प्रोसेस लॉकडाउन के मैनेज कर रहे हैं विदाउट मच पार्टिसिपेशन ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। देन एरोजोल ट्रांसमिशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अब यहाँ पर आप इंडोर भी हो तो भी यहाँ पर आपको इम्पैक्ट कर सकता है कोविड, तो इसकी वजह से और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब कैसे यहाँ पर लोगों को घर में भी जाने से रोकेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है, सारे कॉम्प्लिकेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी गलतियाँ जो है हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि भूटान ने वैक्सीनेशन आउटपेस्ट कैसे किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो यहाँ पर आप देखोगे अराउंड 1200 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं भूटान में। 64% ऑफ कंट्रीज अडल्ट पॉपुलेशन जो है फर्स्ट शॉट वैक्सीन कोविड का वो यहाँ पर उनको मिल गया है। तो मतलब कैसे इतने सारे लोगों को कैसे दे दिया, 64% इज ह्यूज। वैक्सीन ड्राइव यहाँ पर कैसे किया गया भूटान के द्वारा। 1.5 लाख डोजेस जो है इंडिया से उसको जनवरी में मिले, लेकिन उसे तब नहीं दिया, तब शुरू नहीं किया, उसने वहाँ पर प्लान बनाया, एक नेशनल प्लान बनाया, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो उसने मार्च में शुरू किया, मार्च 27, मतलब समझते हो महीनों के बाद शुरू किया। उसने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इम्यूनाइजेशन ड्राइव जो है वो यहाँ पर सेट किया। उसी के साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड को बीट कर दिया। 64% भूटान की अडल्ट पॉपुलेशन जो है उनको फर्स्ट डोज यहाँ पर दे दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं भूटान की एक तो स्मॉल पॉपुलेशन है जो एक उसको बेनिफिट देती है, उससे हमें पता चलता है 64%। आप देखिए कहीं पर अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं तो उसका 64% यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। अब कहीं पर 100 ही लोग हैं तो उसका 64% जो है वो कम रहेगा, है ना। तो मतलब बेसिकली आप देखोगे तो लोग जो है वो भले ही यहाँ पर 64% है, लेकिन लोग अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि 50% भी हम रखते हैं तो भी यहाँ पर लोग जो है कहीं ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पर इस परसेंटेज में। तो पॉपुलेशन जो है वो कम है, वो एक बेनिफिट है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, यहाँ पर वॉलंटियर जो है उन्होंने भी यहाँ पर वैक्सीनेशन हेल्थ केयर सेंटर जो है उसमें डिलीवर किया।
यहाँ पर सिटीजन्स रिपोर्ट कर रहे हैं, वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उसको इंश्योर किया गया। प्लस यहाँ पर जहाँ पर एरियाज में नहीं जा सकता है रोड के द्वारा, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया शॉट्स को ट्रांसफर करने के लिए, एंड देन वहाँ पर लोगों को जो है वो शॉट लगाए गए। तो ये चीज़ें जो है भूटान की तरफ से हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का एनालिसिस जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।